हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आज है 26 जनवरी 2022। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो अपकमिंग सभी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। अगर किसी क्लाइंट में कार्डियोजेनिक शॉक होता है तो कौन कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? ओलिगूरिया, ब्रैडीकार्डिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड फीवर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर हमें ओलिगूरिया फाइंडिंग देखने को मिलेगी। शॉक शब्द का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा का कम हो जाना। अगर किसी क्लाइंट में कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट के द्वारा उसका पंपिंग एक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा पा रहा है, जिससे कि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक उनकी आवश्यकता के अनुसार फ्लूइड, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा पा रही है। इसी कंडीशन को हम कार्डियोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक जो है उसमें हमारा हार्ट शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पंप नहीं कर पाता और इस कंडीशन में ओलिगूरिया जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि एक हेल्दी अडल्ट के अंदर नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1.5 लीटर्स पर डे देखने को मिलता है और ओलिगूरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम हो जाए। अगर ऐसा किसी कंडीशन में हो रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो किडनीज हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट से लगभग 20% जो कार्डियक आउटपुट निकलता है वो सीधा किडनीज तक पहुंचता है और फिर किडनीज इसी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का निर्माण करती हैं। हम इस सिचुएशन में जहां पर हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो हार्ट के द्वारा किडनीज तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड भेजा ही नहीं जाएगा। तो किडनीज तक अगर ब्लड सही मात्रा में पहुंच ही नहीं रहा है तो किडनी फिल्टर कैसे करेंगी? तो इसी कारण से कार्डियक शॉक की कंडीशन में पेशेंट में ओलिगूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। ऑप्शन बी में जहां पर ब्रैडीकार्डिया कहा गया है, यहां पर ब्रैडीकार्डिया की बजाय ट्रैकीकार्डिया होगा। हार्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्शंस जो है बढ़ जाएंगे। वहां पर ब्रैडीकार्डिया नहीं ट्रैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। यहां पर हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो यहां एलिवेटेड नहीं डिक्रीज बीपी देखने को मिलेगा, यानी हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और फीवर इस कंडीशन में यहां रिलेटेड नहीं है। होपफुली अब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि शॉक क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक क्या है और ओलिगूरिया कंडीशन किस प्रकार से देखने को मिलती है। इसके अलावा शॉक से एक और चीज पूछी जाती है कि अगर किसी क्लाइंट में शॉक कंडीशन डेवलप हो रही है तो आप उसे कौन सी पोजीशन देंगे? तो याद रखिएगा, अगर क्लाइंट को हेड इंजरी नहीं है और उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो रहा है तो आप इस सिचुएशन के अंदर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे, जिसमें पेशेंट का जो हेड साइड है वो पैरों की तुलना में थोड़ा सा नीचे होता है ताकि वीनस रिटर्न बढ़ सके और क्लाइंट में सभी इसेंशियल पार्ट तक प्रॉपर सप्लाई हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द मोस्ट इफेक्टिव साइकोथेरेपी फॉर अ 9 years old child diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder।
एक 9 साल का बच्चा जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हुआ है, इस बच्चे में ट्रीटमेंट के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाएगा? मोस्ट इफेक्टिव साइकोथेरेपी आपको बतानी है कि कौन सी इस्तेमाल की जाएगी। प्ले थेरेपी, मिलियो थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी या फिर फैमिली थेरेपी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस बच्चे में हम बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके बारे में जान लें। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट का जो ध्यान है यानी अटेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं हो, यानी अटेंशन की कमी हो, और इस पर्सन के द्वारा या इस पेशेंट के द्वारा, इस बच्चे के द्वारा बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी शो की जा रही है। यानी कि ये बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इसका एक जगह पर रुक पाना लगभग असंभव है। ये खुद को एक जगह पर रोक पाने में असंभव है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चे का कंसंट्रेशन या अटेंशन बिल्कुल नहीं हो और वो खुद को एक जगह पर रोक नहीं पाता, हमेशा दौड़ता भागता रहता है, हाइपर एक्टिविटी शो करता है, तो ये डिसऑर्डर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। आइए अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स फॉर ADHD फार्माकोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी से सफरिंग बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए हम फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। फार्माकोथेरेपी में यदि आपसे मेडिसिन के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन। याद रखिएगा, मेडिसिन यदि आपसे पूछी जाती है तो आप बताएंगे डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साइकोथेरेपी की बात की जाए तो साइकोथेरेपी यूज्ड इन ADHD आर behavioral modification techniques, cognitive behavioral therapies, social skill training and family education। ये 4 इंपॉर्टेंट साइकोथेरेपीज इस पेशेंट को दी जा सकती हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड फैमिली एजुकेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 3. The nurse should reinforce the importance of an increase in which of the following for mother and infant who are breastfeeding। एक इन्फेंट जिसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जा रहा है उसकी मदर के द्वारा इस बच्चे में किस फूड सब्सटेंस को आप इंक्रीज करेंगे? फैट्स को, प्रोटीन को, कैलोरीज को या फिर विटामिन के को? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल रिक्वायरमेंट से कितना ज़्यादा कैलोरीज आप वुमेन को देंगे तो आप बताएंगे 300 कैलोरीज। और अगर आपसे पूछते हैं कि वुमेन बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है यानी लैक्टेशनल स्टेट में है तो आप बताएंगे कि इस वुमेन को अराउंड 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मदर के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज देंगे टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4. The total iron requirement during pregnancy is estimated approximately। आपको बताना है कि प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड में किसी वुमेन को टोटल कितना आयरन रिक्वायर होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान लगभग सभी वुमेन्स के अंदर
हीमोडाइल्यूशन के कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए कितना अमाउंट में आयरन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को दिया जाता है? ऑप्शन ए 1000 mg, 3000 mg, 400 mg, 60 mg। इंपॉर्टेंट है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा 1000 मिलीग्राम या 1000 mg इज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर किसी क्लाइंट को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन हो रही है तो इसे ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है? वीरापामिल, डिल्शियाज़ैम, डिगॉक्सिन या फिर फेनेंटोइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा वीरापामिल जो मेडिसिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के ट्रीटमेंट में। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर जो एट्रियाज हैं इनमें एबनॉर्मल बीटिंग देखी जाती है, टैकीकार्डिया देखा जाता है। इसे रिड्यूस करने के लिए वीरापामिल दी जाती है जो कि हार्ट रेट को कम करने का काम करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 6, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉजेस एक्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चारों में से कौन सा फाइंडिंग नहीं करवाता? हीमेचूरिया, प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया या फिर हाइपोलिपिडीमिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपको हाइपोलिपिडीमिया देखने को नहीं मिलेगा। हाइपोलिपिडीमिया का मतलब है हमारी बॉडी में लिपिड्स या फैट की मात्रा का कम होना, जो कि नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में यूरिन के अंदर ब्लड की प्रेजेंस देखी जाती है ड्यू टू द डैमेज ऑफ नेफ्रॉन्स। इस कंडीशन को आप हीमेचूरिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नेफ्रॉन्स की फंक्शनिंग नहीं होने के कारण जो प्रोटीन है यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है और इसी को आप प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। प्रोटीन जब बॉडी से बाहर जाने लगेगा तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन, इसकी भी हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइपो एल्ब्यूमिनिया भी देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी होती है तो पर्सन की बॉडी में, पूरी बॉडी में एडिमा डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बैरल चेस्ट इज सीन इन। बैरल चेस्ट जो है किस सिचुएशन में देखा जाता है, किससे संबंधित है? निमोनिया, एटेलेक्टेसिस, एम्फाइसीमा या फिर एम्फाइमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा अगर किसी क्लाइंट का जो चेस्ट है वो बैरल के समान हो जाए तो इसे आप बैरल चेस्ट कहेंगे और ये आपको एम्फाइसीमा में देखने को मिलेगा। बैरल चेस्ट, पिंक पफर, ये दोनों ही कंडीशंस एम्फाइसीमा के अंदर देखने को मिलती हैं। आइए इसके बारे में और जान लें। एम्फाइसीमा in which air sacs or alveoli are damaged or dead, smoking is a common cause। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो लंग्स होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे एयर सैक्स पाए जाते हैं जिन्हें आप एल्वुलाई के नाम से जानते हैं। जो लोग लंबे समय से या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के अंदर ये जो
एयर सैक्स या एल्विलाई हैं ये डैमेज होने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसी कंडीशन को आप एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। सिंपली कहें तो एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन के जो एयर सैक्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म जो कि ऑप्शन में दी गई थी, एम्फाइमा। एम्फाइमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। हमारे लंग्स और चेस्ट के बीच का स्पेस प्लूरल कैविटी के नाम से जाना जाता है। अगर इस स्पेस के अंदर पस इकट्ठा हो जाए तो ये कंडीशन एम्फाइमा कहलाती है। नेक्स्ट आता है अटेलेक्टेसिस। इट इज अ कोलैप्सिंग ऑफ द लंग एल्विलाई। इट इज मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई है, याद रखिएगा। ऑपरेशन के बाद, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के रूप में एटेलेक्टेसिस कंडीशन को देखा जाता है और इसके अंदर लंग्स के जो एल्विलाई हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द टर्म सिफेलोकॉर्डल मीन्स। सिफेलोकॉर्डल टर्म का क्या मीनिंग होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेंटर टू मिडलाइन, हेड टू टेल, इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। सिफेलोकॉर्डल मीन्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जो सिफेलोकॉर्डल टर्म है जनरली डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी पर्सन में, अगर किसी बच्चे में जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि बच्चे का पहले हेड पार्ट डेवलप होगा, फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट है, टेल पार्ट है, वो इस प्रकार से। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पर्सन में सबसे पहले हेड एरिया डेवलप होगा, फिर उसका अपर ट्रंक, फिर एब्डोमेन एरिया, फिर लोअर फुट, इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। इसी को ही हम सिफेलोकॉर्डल टर्म द्वारा बताते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बूट शेप्ड हर्ट इज सीन इन। किस डिजीज के अंदर आप पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाएं तो वहां पर बूट के जैसी यानी जूते के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है? चेस्ट एक्सरे करवाने पर वहां पर बूट जैसी स्ट्रक्चर का हर्ट किस सिचुएशन में देखने को मिलता है? एएसडी में, वीएसडी में, पीडीए में या फिर टीओएफ में? The right answer is option D. It is tetralogy of Fallot. टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन में पेशेंट का जो हर्ट है वो बूट शेप हो जाता है, यानी जूते की तरह हो जाता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो है 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस से मिलकर होने वाला डिजीज है, या यूं कहें कि इसमें 4 कंडीशंस जुड़ती हैं। सबसे पहली है नैरोविंग और स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस हो जाता है। फिर आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टल पाया जाता है उसमें डिफेक्ट होता है। और ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। एंड द फाइनल वन इज हाइपरट्रॉपी और एनलार्जमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Question number 10. Enema which contracts the tissue, blood vessel, check bleeding and inflammation. देखिए, अगर किसी क्लाइंट में लोअर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे कौन सा एनिमा दिया जाता है जिससे कि वहाँ के जो टिश्यू और ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और वहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाए, इन्फ्लामेशन कम हो जाए। आपके ऑप्शंस हैं ऑयल एनिमा, ऑप्शन बी है पुर्गेटिव एनिमा, ऑप्शन सी है कार्मिनेटिव एनिमा, ऑप्शन डी है एस्ट्रीजेंट एनिमा। विच एनिमा यूज्ड टू compress the tissue and blood vessels? The right answer is option D. याद रखिएगा,
इन्फ्लामेशन को कम करना है या फिर ब्लीडिंग को रोकना है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कंप्रेस करना है, तो इसके लिए जो एनिमा यूज़ किया जाता है उसे हम एस्ट्रीजेंट एनिमा के नाम से जानते हैं। ऑयल एनिमा जो है स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। पुर्गेटिव एनिमा पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाकर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाता है। और कार्मिनेटिव एनिमा का मुख्य पर्पस है कि फ्लैटस को पास करवाना, यानी अगर किसी क्लाइंट में गैस के कारण एब्डोमिनल डिस्टेंडेड हो रखा है, पेट फूला हुआ है ड्यू टू गैस, तो इस गैस को रिमूव करने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा दिया जाता है। होपफुली आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब यूज्ड इन अडल्ट व्हाइल गिविंग एनिमा। किसी अडल्ट को एनिमा लगाते समय किस साइज की रेक्टल ट्यूब इस्तेमाल करेंगे आप? 10 से 14 फ्रेंच, 12 से 18 फ्रेंच, 18 से 22 फ्रेंच या फिर 22 से 30 फ्रेंच। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अडल्ट में हम 22 से 30 फ्रेंच साइज की जो ट्यूब है उसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा 1 मिलीमीटर जो होता है उसमें 3 फ्रेंच होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं और 1 mm या मिलीमीटर जो है 3 फ्रेंच के इक्वल होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिलीमीटर या mm कितने फ्रेंच गॉज साइज का होता है तो आप बताएंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 फ्रेंच का। क्वेश्चन नंबर 13, पेशेंट विथ pulmonary embolism is given heparin IV as anticoagulant and antithrombotic agent। 2, आपको बताना है कि किसी क्लाइंट के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि क्लाइंट के लोअर बॉडी में कहीं क्लॉट बना था और ये क्लॉट सर्कुलेशन के साथ आकर लंग्स के अंदर किसी ब्लड वेसल में पहुंचकर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है, यानी लंग्स के किसी एक भाग में अब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है ड्यू टू दिस क्लॉट। इस सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा हिपेरिन प्रेस्क्राइब किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हिपेरिन जो है एक एंटीकोगुलेंट और एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बताना है कि ये जो हिपेरिन है वो क्या करता है। एक्सटेंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम को बढ़ा देता है। इंटरप्ट द कोगुलेशन मैकेनिज्म, ये कोगुलेशन या क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को रोक देता है। न्यूट्रलाइज हिपेरिन इन केस ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के केस में हिपेरिन न्यूट्रलाइज कर देता है। एक्सटेंड क्लॉटिंग टाइम एंड स्टॉप फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये क्लॉटिंग टाइम को बढ़ाकर थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोक देता है। इन चारों में से आपको हिपेरिन का एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है जिस वजह से यह दिया जाता है उसे सेलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा जो हिपेरिन है हमेशा सबक्यूटेनियस या आईवी रूट से दिया जाता है और ये क्लॉटिंग टाइम को एक्सटेंड कर देता है जिसकी वजह से क्लॉट नहीं बन पाता, थ्रोम्बस नहीं बन पाता। इस क्लाइंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, यानी क्लॉट की वजह से लंग्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। अब इस पर्सन की बॉडी में और ज़्यादा क्लॉट्स ना बने, इसके प्रिजर्वेशन के लिए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हिपेरिन आईवी दिया जा रहा है। हिपेरिन से इसके एंटीडोट के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हिपेरिन का जो एंटीडोट है वो है प्रोटामीन सल्फेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हिपेरिन जिन पेशेंट्स को दिया जाता है उनमें आप एपीटीटी टेस्ट हमेशा करवाते हैं और हिपेरिन जब आप पेशेंट को देते हैं तो इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो लगभग
एपीटीटी टाइम की नॉर्मल रेंज 2.5 गुना तक बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस। वेन्स में यदि थ्रोम्बस बना हो तो इसका मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? क्रॉनिक ऑक्लूसिव ऑफ द वेन, वेन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ वीनस अल्सर, वेन में अल्सर बना सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा सकता है। गैंग्रीनस डेवलपमेंट ऑफ वेन, वेन में गैंग्रीन करवा सकता है। The right answer is option C, it is pulmonary embolism। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसकी बात की थी। देखिए, अगर हमारी जो वेन है, बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर वेन्स के अंदर क्लॉट बनता है तो ये क्लॉट ब्लड के साथ ट्रेवल करते हुए हार्ट का जो राइट एट्रियम है वहाँ पहुँचेगा। यहाँ से ये राइट एट्रियम से ये क्लॉट राइट वेंट्रिकल में जाएगा और उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरीज इसे लेकर लंग्स तक पहुंचा देंगी और ये क्लॉट लंग्स में मौजूद स्मॉल ब्लड वेसल में कहीं जाकर अटक जाएगा, जिसकी वजह से आगे लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और इसी कंडीशन को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं। और अगर पेशेंट में लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो ये बहुत ही डेंजरस जानलेवा कंडीशन हो सकती है। सो हमेशा याद रखें, वीनस थ्रोम्बस का सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अकरेंस ऑफ सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। प्रेगनेंसी के दौरान किसी वुमेन में सीजर्स किस कंडीशन में देखे जा सकते हैं या क्या कहलाते हैं? एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया, एपिलेप्टिकस या फिर मायोक्लोनस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है यानी हाइपरटेंशन है, यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस है यानी कि प्रोटीन यूरिया है, और उसकी बॉडी में एडिमा है, तो ये कंडीशन प्री एक्लैम्शिया कहलाती है। अगर इस वुमेन में इन तीनों कंडीशन के साथ साथ सीजर्स भी आने लगे तो ये कंडीशन एक्लैम्शिया कहलाती है, जो कि ऑप्शन ए में है और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। सीजर्स, हाई बीपी, प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा ऑल टुगेदरली नोन एज एक्लैम्शिया कंडीशन। और याद रखिएगा, प्री एक्लैम्शिया से वुमेन एक्लैम्शिया में कन्वर्ट ना हो जाए यानी सीजर्स ना आए, इसके लिए MgSO4 नाम की, मैग्नीशियम सल्फेट नाम की इंपॉर्टेंट मेडिसिन यहाँ पर यूज़ की जाती है। और कई वुमेन में MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिससे प्रिवेंट करने के लिए एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, हिट द लाइक बटन गाइस। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव डाटा ऑफ नर्सिंग असेसमेंट? नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा कौन सा होगा उसे आपको बताना है। वॉमिटिंग, पल्स 82 पर मिनट, रेस्पिरेशन 22 पर मिनट, ब्लड प्रेशर 120/70 mm of Hg, nausea and abdominal pain, pale skin and moist hand। इन सभी में से सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है उसे आपको सेलेक्ट करना है सिंपली। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जब आप असेसमेंट करते हैं तो उस समय हमें 2 प्रकार के डाटा प्राप्त होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब है ऐसा डाटा जो क्लाइंट के द्वारा बताया जाता है।
ऐसा डाटा जो क्लाइंट के द्वारा बताया जाता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन सी में बताया गया था कि क्लाइंट को नोजिया फील हो रहा है और उसे एब्डोमिनल पेन है। नोजिया यानी जी मचलाना और एब्डोमिनल पेन, इसे आप किसी भी मेथड के थ्रू माप नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये पेशेंट खुद फील करता है और इसी तरह के डाटा को आप सब्जेक्टिव डाटा के नाम से जानते हैं। और सेकंड डाटा वह डाटा होता है जिसे नर्स, डॉक्टर या कोई भी हेल्थ पर्सोनल ऑब्जर्व कर सकता है, माप सकता है, नाप सकता है, चेक कर सकता है। यहाँ पर रिमेनिंग ऑप्शन में सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव डाटा को बताती हैं। जैसे पेशेंट को अगर वॉमिटिंग आई तो हम ये देखते हैं, वॉमिटिंग को प्रेजेंस को देख सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। पल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन को आप चेक कर सकते हैं, नाप सकते हैं, बीपी मेजर कर सकते हैं, स्किन का कलर असेस कर सकते हैं, हाथों को ड्राई है या मोस्ट ये चेक करके बता सकते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, सब्जेक्टिव डाटा सब्जेक्ट द्वारा यानी क्लाइंट के द्वारा बताया जाता है और ऑब्जेक्टिव डाटा हेल्थ केयर पर्सोनल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन। हमारी बॉडी में थ्रस्ट को, प्यास को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहाँ लोकेटेड रहता है? सेरिब्रम में, हाइपोथैलेमस में, सेरिबेलम में या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस हमारे थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस में ही थ्रस्ट सेंटर पाया जाता है। इसके अलावा ये बॉडी का थर्मो रेगुलेशन सेंटर या टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर भी कहलाता है। सेरेब्रम जो है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेडुला ऑब्लोंगेटा वह एरिया है जहां पर हमारे बॉडी के वाइटल सेंटर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मल रेशो ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर। आपको यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी और पल्स प्रेशर के रेशियो को अरेंज करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन 1:2:3, 4:3:2, 3:1 या 2:3:4। सबसे पहले सिस्टोलिक बीपी, देन डायस्टोलिक बीपी, देन पल्स प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज 3:2:1। आइए इस चीज को देख लेते हैं, जान लेते हैं कैसे हमने अरेंज किया। हम सभी जानते हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg नॉर्मल। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी भी पर्सन में 80 mm ऑफ Hg माना जाता है। अब पल्स प्रेशर क्या है? अगर आप इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसे आप पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, पल्स प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा दिया जाए तो आने वाली वैल्यू पल्स प्रेशर कहलाएगा। पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी। पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी। अब हमें रेशो पूछा था, तो रेशो में आप सभी वैल्यूज को लाइन से अरेंज कर दीजिए। पहले रखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 और फाइनली पल्स प्रेशर जिसे आप 40 वैल्यू मानते हैं। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो जो रेशो आएगा वो आएगा 1:2:3। दिस इज द सिंपल थिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंसिडेंस रिपोर्ट। हॉस्पिटल में यदि कोई घटना या कोई गलती हो जाती है तो उस इंसिडेंस की, उस घटना की रिपोर्ट करना सबसे ज़्यादा किस वजह से ज़रूरी होता है? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग दिस गलती? सिंपली वी कैन से दिस। ऑप्शन ए, इट इज़ इसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग द रिस्क। ऑप्शन बी, फॉर स्टाफ इवेल्युएशन।
Option C, disciplinary action. Option D, audio tape report. What is the correct option? The right answer is option A. अगर किसी से भी कोई गलती होती है, कोई इंसिडेंस हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उसकी रिपोर्ट अपने सीनियर से करने का प्राइमरी पर्पस है कि इससे पेशेंट को किसी प्रकार का रिस्क ना हो। अगर आपसे गलती हुई तो उसे आप अपने सीनियर्स को बताइए, आपके सीनियर इस गलती को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। सो इंसिडेंस रिपोर्ट इज ऑलवेज नेसेसरी to minimize the risk for the patient. Question number 20. A 9 years old fractured femur and full leg cast has been applied. The nurse should immediately notify the physician if assessment demonstrate. एक 9 साल का बच्चा है जिसमें फीमर बोन फ्रैक्चर हुई थी और उसके पूरे पैर पर प्लास्टर कास्ट लगाया गया है, प्लास्टर लगाया गया है, और नर्स के द्वारा कौन सी फाइंडिंग का असेसमेंट होते ही तुरंत डॉक्टर को बताना जरूरी है। ऑप्शन ए, पीडल पल्स ऑफ 90, इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड इंक्रीज टू मूव द एंड इनएबिलिटी टू मूव द टो। ऑप्शन डी, कास्ट दैट स्टिल डंप एंड वार्म आफ्टर 4 आवर्स। ये जो कास्ट है ये 4 घंटे बाद सूखेगा। कौन सी फाइंडिंग सबसे जरूरी है जो डॉक्टर को बतानी चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर ये बच्चा जिसके पैर पर हमने प्लास्टर कास्ट लगाया है, पट्टा लगाया है, वो अपने अंगूठे को मूव नहीं कर पाए, टो को मूव नहीं कर पाए, तो हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हो सकता है ये प्लास्टर कास्ट इतना ज़्यादा टाइट अपने लगा दिया है कि बच्चे में जो आगे सर्कुलेशन है वो बाधित हो रहा है, बच्चा प्रॉपरली अपने सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और ये सबसे ज़रूरी रिपोर्ट करने वाली बात है। होपफुली क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21. अ पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। लेबर की सेकेंड स्टेज में कौन सा इंजेक्शन यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन, फेनार्गन या फिर डायजेपैम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, डिलीवरी प्रोसेस को अच्छे से बनाने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने या पावरफुल बनाने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेथार्जिन जो है ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम में लिया जाता है आफ्टर डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 22. वन ऑफ द हजार्ड्स ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ पिटोसिन। किसी क्लाइंट को पिटोसिन दिया जा रहा है तो इससे कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? एलिवेशन इन बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस रप्चर हो सकता है, या फिर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है। याद रखिएगा, पिटोसिन को ही आप ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं और इसे आप लव हार्मोन भी कहते हैं। इस पिटोसिन या ऑक्सीटोसिन का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर यूट्रस में रप्चर हो सकता है। याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, पावरफुल बनाता है। अगर आपने डोज ज़्यादा दे दी तो इसके प्रभाव से यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो जाएगा और बहुत ही तेज़ी से बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, और इस सिचुएशन में यूट्रस फट सकता है, रप्चर हो सकता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन या हजार्ड के रूप में देखा जाता है। आइए जानते हैं कुछ और ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन के मैटरनल हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, जिसे आप हाइपरटोनिया कहते हैं,
यूट्राइन रप्चर हो सकता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है और हाइपोटेंशन हो सकता है। ऑक्सीटॉक्सिन से होने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए ओनली। नेक्स्ट, ड्यूरिंग असेसमेंट द नर्स ऑब्जर्व्ड साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, शी इमीडिएटली। लेबर के दौरान वुमेन में आप फीटल डिस्ट्रेस को असेस करते हैं और ऐसा होते ही सबसे पहला एक्शन आपके द्वारा क्या लिया जाएगा? इफ ऑक्सीटॉक्सिन स्टॉप इट, स्टार्ट आईवी एंड ऑक्सीजन। अगर वुमेन को ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप चल रही है तो हम तुरंत इसे रोक देंगे और आईवी लाइन स्टार्ट कर देंगे और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन बी, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, आईवी लाइन कनेक्ट करेंगे और ऑक्सीटॉक्सिन देंगे। ऑप्शन सी, ऑक्सीटॉक्सिन को रोककर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे या फिर पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करेंगे और आईवी लाइन कनेक्ट करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज if patient is receiving oxytocin drip, we will stop this and we will start the IV fluid or IV line and provide oxygen to the client. याद रखिएगा, ऑक्सीटॉक्सिन के कारण कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बच्चे में डिस्ट्रेस हो सकता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन होते ही सबसे पहले हम ऑक्सीटॉक्सिन को स्टॉप करेंगे, आईवी लाइन को स्टार्ट करेंगे और फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। ये सीक्वेंस है और इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई कंटेन रोडोप्सिन पिगमेंट? हमारी आईज के किस भाग में रोडोप्सिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं? रोड्स में, कॉन्स में, लेंस में, आइरिस में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हमारी आईज की जो रॉड सेल्स होती हैं ये इनमें रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है और पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। इसके अलावा ये आईज लाइट एकोमोडेशन में भी हेल्पफुल होती हैं और जो कॉन सेल्स होती हैं ये सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और कलर विजन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है या रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आइरिस हमारी आइज का वह पार्ट है जो कि आइज के कलर को बनाता है। जैसे मान लीजिए ये आइज के अंदर ये जो हिस्सा है इसे आप आइरिस कहते हैं और बीच में लेंस पाया जाता है। किसी पर्सन के अंदर ये आइरिस अगर ब्लैक कलर की है तो उसकी आंखें ब्लैक होंगी, अगर किसी के अंदर ब्राउन है तो ब्राउन होगी, किसी के अंदर ब्लू भी होती हैं। तो इस तरह से आइरिस के कलर के वजह से ही हम आइस के कलर को बता पाते हैं, लाल पीली आंखें एंड ऑल। नेक्स्ट, क्वेश्चन 25, द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन। आपको बताना है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का मतलब है ऐसा रिफ्लेक्स जिसके द्वारा हम यूरिन पास कर पाते हैं। वो रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? पोन्स में, मिड ब्रेन में, लंबर प्लेक्सिस में या फिर सैक्रल प्लेक्सिस में? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है जिसके कारण हम यूरिन पास कर पाते हैं ये आपके सैक्रल प्लेक्सिस में लोकेटेड रहता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आइए थोड़ा और स्पेसिफिक इसके बारे में बात कर लें, इंपॉर्टेंट है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज अ सेंटर दैट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। These are located in the 2nd to 4th and 4th to 6th sacral segment of the cord। ये हमारे कॉर्ड के 2nd to 4 और 4th to 6 sacral segments में पाया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। 2nd to 4th, 4th to 6th sacral segment of cord, micturition reflex center।
Question number 26. Thyroid is effective only in the presence of. थायराइड हार्मोन जो है किसकी प्रेजेंस होने पर इफेक्टिव होता है? कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम या सोडियम क्लोराइड? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज आयोडीन। याद रखिएगा, in the absence of iodine, thyroid become ineffective because it unable to synthesize T3 and T4 level। अगर किसी पर्सन में आयोडीन नहीं है, आयोडीन की मात्रा कम है, तो उसमें थायराइड के द्वारा T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। आयोडीन जो है T3 T4 का प्रोडक्शन करवाता है, और हमें आयोडीन जो है जनरली नमक से मिलता है, साल्ट से मिलता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म वह कंडीशन है जिसके अंडर T3 T4 हार्मोन की तो कमी हो लेकिन TSH का लेवल बढ़ जाए। हाइपोथायरॉयडिज्म वह कंडीशन है जिसमें T3 और T4 हार्मोन की तो कमी हो लेकिन TSH हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए। और इसके ऑपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म वह कंडीशन है जिसमें T3 और T4 का लेवल तो बढ़ जाए लेकिन TSH की कमी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट? हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? इसका नाम बताना है आपको, बेसिक बट इंपॉर्टेंट। एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम? The right answer is option D. Pericardium is the outermost layer. Peri means outer, cardium means a layer that covers the heart. हार्ट को घेरने वाली स्ट्रक्चर कार्डियम कहलाती है। आइए हार्ट की जो तीनों लेयर्स हैं इनके बारे में जान लें, इंपॉर्टेंट है। हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। पेरिकार्डियम ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है और कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। मायोकार्डियम लेयर जो है मिडिल लेयर होती है, ये मस्क्यूलर लेयर कहलाती है और इसी की वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एंडोकार्डियम जो लेयर है हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ये एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन, बेसिक बट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 28, ईच बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीट इन। हमारे हार्ट की एक हार्ट बीट जो है कितने समय में कंप्लीट होती है? 85 सेकेंड में, 8.5 सेकेंड्स में, 0.85 सेकेंड्स में या 5.8 सेकेंड्स में? प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, हमारा जो एक कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड्स का होता है, तो हम कह सकते हैं हार्ट की जो एक बीट है वो 0.85 सेकेंड्स में कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रेंडियोस डेल्यूशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर? डेल्यूशन का मतलब होता है फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, और ग्रेंडियोस डेल्यूशन या डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब है खुद को सबसे बेहतर, सबसे ग्रेट, सबसे महान मानना। ये आपको बताना है किस कंडीशन में देखा जाता है, मैनिक डिसऑर्डर्स में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, फोबिक डिसऑर्डर में या एंजाइटी डिसऑर्डर में। खुद को पर्सन सर्वश्रेष्ठ किस कंडीशन में मानता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज मैनिक डिसऑर्डर। मैनिक डिसऑर्डर में पर्सन खुद को ग्रेट समझता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फॉर्मेशन ऑफ पॉस्ट्यूल इन द एरिया ऑफ आई लैशेस फॉलिकल्स इज कॉल्ड। अगर हमारी आंख की पलकों पर कोई फुंसी हो जाए, कोई पॉस्ट्यूल हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? स्टाइल, पिटोसिस, ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस?
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड स्टाइल। इसे हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। पेटोसिस का मतलब है आईलिड्स का बंद हो जाना, पलकों का गिरा रहना, जिसे पेशेंट चाहकर भी ऊपर नहीं कर पाए, आंखों को खोल नहीं पाए। ये कंडीशन माइस्थीनिया ग्रेविस में देखी जाती है। ग्लूकोमा डिजीज के अंदर आईज में फ्लूइड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और ब्लाइंडनेस हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस इंपॉर्टेंट नर्सिंग एमसीक्यूज देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर इसे ज़रूर शेयर करें। हैप्पी गणतंत्र दिवस वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।